ठीक है। जैसे कि मैम ने कहा कि एक स्टेटमेंट ही काफ़ी होता है गोल्ड और सिल्वर को हिलाने के लिए। मुझे लगता है एक स्टेटमेंट ही किसी भी चीज़ को, स्टॉक की बात कर लें, उसको भी लाने के लिए काफ़ी होता है। जितेंद्र सर के पास चलेंगे। सर, जिस तरीके से एचडीएफसी की खबर आई थी, बहुत बड़ी खबर, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक था काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। सर, जिन भी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग चल रही थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक शो किया जिसमें एचडीएफसी बैंक टॉप पर था उस लिस्ट में, जो हम बता रहे थे जहां मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में है। सर, क्या कुछ असर उन म्यूचुअल फंड पर पड़ता हुआ नजर आएगा, उन स्कीम्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा, और क्या मतलब रिटेलर तक भी, रिटेल इन्वेस्टर तक भी इसका प्रभाव पड़ेगा? और खास तौर पर जब ये पार्ट टाइम जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अभी रिजाइन किया है सर, वो लॉन्ग टर्म में कुछ इंपैक्ट दिखते हुए दिख रहा है, क्योंकि एचडीएफसी एक बहुत बड़ा बैंक है, मतलब सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी है देश का। देखिए, दो चीजों को समझिए, एक है स्टॉक और एक है म्यूचुअल फंड। अब एचडीएफसी स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आई। क्या ये गिरावट म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट हो जाती है? म्यूचुअल फंड के लिए बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है। डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड में शेयर होल्डिंग कितनी है एचडीएफसी बैंक की। अगर एचडीएफसी बैंक का एक सब्सटैंशियल होल्डिंग है तो जरूर गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो उतनी गिरावट नहीं आएगी जितना हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए हाँ, गिरावट जरूर आती है म्यूचुअल फंड में, बट अगर उसको एज अ रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्या रिटेल इन्वेस्टर को इससे कंसर्न होना चाहिए? आई थिंक अगर एक्टिव मैनेजमेंट है फंड का तो ज़रूर जो फंड मैनेजर है वो उसका व्यू ले रहा होगा, वो उसको देखेगा कि होल्डिंग्स को क्या करना है, आगे चलाना है, एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। तो उन सब फैक्टर्स पे रिलाई करेगा कि म्यूचुअल फंड जो है इसको आगे किस तरीके से ले जाते हैं। बट हाँ, ज़रूर इम्पैक्ट होता है अगर एचडीएफसी बैंक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है। लेकिन केवल एचडीएफसी बैंक स्टॉक्स का ही नहीं, सेक्टर वाइज जो है किसी भी फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर सेक्टर वाइज एक्सपोजर होता है। अब पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एचडीएफसी बैंक का कितना होल्ड होगा उस पर निर्भर करेगा कि म्यूचुअल फंड जो है उसमें डाउनफॉल कितना देखने को मिलता है। तो इम्पैक्ट ज़रूर होता है बेस्ड ऑन क्या एक्सपोजर है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का। लेकिन फिर भी मैं स्टॉक्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड को हम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एप्पल और ऑरेंजेस, हम पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर एचडीएफसी बैंक 10% आया है तो क्या मेरा म्यूचुअल फंड भी 10% गिरेगा। नहीं, वो नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है अपने आप में। 750 स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स एचडीएफसी में होल्डिंग अपनी रखती हैं। और आज की बात करें तो फिर कल की जो खबर आई थी शाम के बाद से, एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि म्यूचुअल फंड निवेशक है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए, तो फिर उसमें ऐसी ही वोलेटिलिटी होती है, ऐसे ही जब चेंजेस उसमें आते हैं तो उनका रोल ही यही होता है कि वो उसमें अपने चेंजेस करें, अपने पोर्टफोलियो में जो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम की पोर्टफोलियो में उसमें चेंजेस करें। चलिए, अपने सोने और चांदी की चर्चा को हम लोग यहाँ पर जारी रखते हैं। मैम, अभी जो गिरावट आई है दोनों में, गोल्ड और सिल्वर में, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अभी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दोनों कमोडिटीज़ के लिए क्या दिख रहा है अभी? अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो अभी डोमेस्टिक में 1,47,000 के आसपास चल रहा है, तो देखिए अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो इसको पहले 1,50,000 इट हैज टू क्रॉस द रेजिस्टेंस, तभी आगे हम थोड़ी तेजी देख सकते हैं। पर अगर आज का क्लोजिंग आज के लो के नीचे होता है, जो कि आज का लो आपका 139 के आसपास था, तो हम प्राइसेस को 135 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी 2,32,000 चल रहा है, आज का लो इसका 2,29,000 था। सो अगर 2,29,000 कटता है तो 2,25,000 तक हमें सिल्वर में अभी रीसेंट लोज में हम देख सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, अगर सिल्वर $70 के नीचे चला जाता है तो हम इसको $65 तक देख सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल में गोल्ड की बात करें तो 4680 तो चल ही रहा है, 4600 एक इसका क्रूशियल अभी वो है, सपोर्ट है। अगर 4600 के नीचे जाता है तो वी कैन सी 4500 ऑल्सो इन द नियर टर्म। पर अगर आप वहीं अपसाइड की बात करें, जैसे कि मैंने बोला 4800 के ऊपर जब तक नहीं जाता है $5,000 तक हम नहीं देख सकते। बट अभी लेवल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर ये 4860 के ऊपर जाता है उसके बाद ही हम थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं, अदरवाइज इट विल कंसोलिडेट नियर दिस लेवल ओनली। ठीक है मैम, चलिए गोल्ड सिल्वर पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक व्यूअर है हमारे, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। कैसे हैं सर आप? सिप की टिप कैसा लग रहा है आज का शो आपको? बढ़िया लग रहा है? रेगुलर देखता हूँ आपका शो, रेगुलर देखते हैं। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरीके से प्यार बनाए रखेगा हम लोगों के लिए, इस शो के लिए, सिप की टिप के लिए आप लोगों का सपोर्ट है तो हम लोग हैं। सवाल पूछे सर आपका, आपने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, लेकिन सवाल क्या है आपका, पहले आप ये पूछे।
हाँ वही पोर्टफोलियो मैंने भेजा है। मेरा अभी फंड वैल्यू जो है 43 लाख का है। 2016 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो सिप चल रहा है अभी जियो ब्लैक रॉक में 500 रुपीज का चल रहा है। निफ्टी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में 4500 पर मंथ का चल रहा है। आदित्य बिरला लार्ज कैप में 3100 पर मंथ का चल रहा है। एसबीआई मल्टी कैप में 1000 पर मंथ का है। कैनरा रोबिको लार्ज एंड मिड कैप में 1000 रुपीज का है। बंधन स्मॉल कैप में 3000 रुपीज पर मंथ और एचडीएफसी मिड कैप फंड 1000 का सिप चल रहा है पर मंथ। तो ये पोर्टफोलियो ठीक है। ठीक है, एक बार जितेंद्र सर के पास चलते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो? 14,000 रुपए के करीब की 7 एसआईपी चल रही है इनकी, और अभी अगर देखें तो 4 लाख के करीब वैल्यू हो चुकी है इसकी। आपको सर सेक्टर मतलब क्या कहते हैं, फंड सिलेक्शन कैसा लग रहा है, कैटेगरी सिलेक्शन कैसा लग रहा है? मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है इनके पास। इसके अलावा इंडेक्स फंड भी मुझे नजर आ रहा है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। कैसा लग रहा है सर आपको इनका पोर्टफोलियो? देखिए 14,000 की एसआईपी में 7 फंड जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। आपको उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। तो वेल से कि टू मैनी फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है कि 3 या 4 फंड्स मैक्सिमम जिसमें कि आप डिफरेंट एक्सपोजर ले सकें मार्केट का, वो बेहतर होते हैं। दूसरा, जब आप स्मॉल और मिड कैप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और मल्टी कैप जैसे फंड भी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर होता है। तो ओवरऑल क्या एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में वो आपको देखना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप पे अगर आपका एक्सपोजर मान लीजिए 60-70% है तो काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जाता है। तो क्या वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो आप चाहते हैं और आपके रिस्क एपेटाइट में वो सही बैठता है, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए और अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बनाना चाहिए। तो दो ही चीज़ें हैं, पहली बात नंबर ऑफ फंड्स इतने ज़रूरत नहीं है, और दूसरा एक्सपोजर आपने कहाँ लिया हुआ है, एक्सपोजर किस स्पेसिफिक कैटेगरी में आपका ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अगर हाई है तब भी जो है स्मॉल और मिड कैप, जैसे मैंने कहा कि लार्ज एंड मिड कैप में भी मिड कैप है, मल्टी कैप में भी आपको मिड और स्मॉल कैप मिलेगा। तो इस तरीके से आपका मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ जाएगा। दूसरा, एक ही कैटेगरी से जब आप मल्टीपल फंड्स लेते हैं, 2 फंड्स का चुनाव करते हैं, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज और एक्सपोजर में आपको अच्छे से जो है पता करना चाहिए कि अगर ओवरलैपिंग हो रहा है उसमें 50% से ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाइवर्सिफिकेशन आपको पोर्टफोलियो में मिल रहा है।